सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आपको बताई जाती हैं। आपको बता दूं कि ओआईसी बुरी तरह से भड़क गया है इजराइल पर। इंडोनेशिया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी ओआईसी की इंडोनेशिया में, जिसमें आपको बताऊं कि ज़बरदस्त तरीके से दुनिया पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी पर ओआईसी भड़का है और उसने दुनिया के सामने मांग रखी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मांग रखते हुए सीधी सीधी दो टूक में बात कह दी है कि जब तक फिलिस्तीनियों पर हमले बंद नहीं होंगे, जब तक मस्जिद अल अक्सा को पूरी तरह से इजरायलियों के हाथ से आज़ाद नहीं कराया जाएगा, तब तक ये हिंसा बंद नहीं होगी, तब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं आएगी। दोनों तरफ से भिड़ंत होती रहेगी। इजराइल ने ज़बरदस्ती मुसलमानों की मस्जिद पर कब्जा किया हुआ है और हथियारों के दम पर उन लोगों को मारता पीटता और उन पर जुल्म करता है। याद दिला दूं कि अभी जॉर्डन ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि मुसलमानों के लिए ये पवित्र जगह है, पाक जगह है मस्जिद अल अक्सा बैतुल मुकद्दस, जहां पर ये लगातार हिंसा भड़का रहे हैं और लगातार मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं। इजराइल के लिए ये बात कही थी। अब ओआईसी ने जॉर्डन की बात को कंफर्म किया है कि ये बिल्कुल सही बात है और काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी गुस्से में ये बयान ओआईसी की तरफ से दिया गया है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ताहा ने इजराइल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो सब कुछ यानी जो इंसानियत की रेखा है वो क्रॉस कर चुका है। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए रेड लाइन है। जो हमास और गाजा और फिलिस्तीन के लोग, ईरान और तुर्की बार बार ये कहते हैं, तमाम इस्लामिक लोग और इस्लामिक मुल्क जो बार बार कहते हैं कि मस्जिद अल अक्सा रेड लाइन है, आखिरकार ओआईसी ने भी उसी बात को कंफर्म करते हुए सारी दुनिया को लताड़ लगाई कि इस तरह से मस्जिद अल अक्सा पर हमले दुनिया देखकर खामोश कैसे है। इतना ही नहीं, ओआईसी के जर्नल ने ये मांग की है कि इजराइल के कदम रोकने के लिए कानून बनने चाहिए, कानूनी कदम उठाने चाहिए। ये काफ़ी बड़ा बयान इजराइल के खिलाफ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ओआईसी के फैसले का और ओआईसी की रिक्वेस्ट का दुनिया को सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिलिस्तीन के मुद्दे के लिए एक्टिव रहना चाहिए और इस मुद्दे को हल करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि गाजा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिखाई जा रही है और हर एक दिन के बीच में गैप करके रात को भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे के बाद और 3 बजे से पहले इस बीच में एक आध रॉकेट मिसाइल दागा ही जाता है, अदरवाइज जो है फायरिंग की जाती है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इजराइल पर पूरी दुनिया की नज़र है। इस वजह से वो अग्रेशन नहीं दिखा रहा है जो उसने पिछले साल दिखाया था। बीच में ये फाइटर जेट उड़ाता है और खाली जगह पर हमला करके वापस आ जाता है। ये चीज़ लगातार चल रही है। दूसरी तरफ गाजा के बॉर्डर को क्लोज कर दिया था इजराइल ने। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के बाद, उनके प्रेशर के बाद इजराइल ने उस रास्ते को खोल दिया है फिर से। दोस्तों, दूसरी तरफ फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिलिस्तीनियों के लिए प्रोटेक्शन मांगी है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, लगातार इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, लगातार उनके घरों को तोड़ रहा है, उनके घरों पर कब्जा कर रहा है और आम नागरिक यहूदी भाई बंदूक ले लेकर फिलिस्तीनियों के इलाके में घुस रहे हैं और मार पीट रहे हैं। ये चीज़ लगातार हो रही है और स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ ये सब चीज़ें। अब महमूद अब्बास ने सवाल खड़े करे हैं कि फिलिस्तीनियों के लिए कौन है जो आकर उनकी जिम्मेदारी ले और उनकी जान की सुरक्षा ले। इन सबके बाद कतर भी सामने निकल के आया। कतर ने भी बहुत बेहतरीन बयान दिया और कतर हमेशा से फिलिस्तीनियों के हक में बोलता आया है। लाखों इजराइल की तरफ से ऑफर होने के बाद भी कतर ने यूएई की तरह इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है और अब कतर ने एक बार फिर से आवाज़ उठाई है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो इजराइल जुल्म कर रहा है उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को बोलना चाहिए। दोस्तों, जहां पर आयरन डोम, हाई लेवल सिक्योरिटी, खतरनाक मिलिट्री और इंटेलिजेंस, मूसाद, इन सब का एक जट्टा बनता है इजराइल है। अब वहाँ की सिक्योरिटी की हालत ये देख लीजिए, सच्चाई ये है। वैसे ईरान ने तो उसकी सिक्योरिटी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं,
लेकिन अब इस बात से समझ लीजिए कि वहां के पीएम बेनेट के घर रिहाइश पर एक लेटर गया है और लेटर के साथ एक बंदूक की गोली भेजी है और उस लेटर में पीएम बेनेट को जान से मारने की धमकी दी है। आधा तो वो तभी मर गया जब उसके घर पर बंदूक की गोली समेत लेटर पहुंच गया। सोचने की बात यह है कि जिसके आसपास परिंदा में नहीं भटक सकता, उसके घर पर बंदूक की गोली के साथ लेटर पहुंच गया। पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। सरकार पूरी चरमरा चुकी है। बौखलाहट है कि आखिर ये लेटर किसने भेजा और कहां से आया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी समझदार समझ चुके होंगे ये लेटर किसने भेजा है। कमेंट करके हमको ही बता दीजिएगा। हैं दोस्तों, अमेरिका ने यूएन से कहा है कि फिलिस्तीनियों पे यूक्रेन और रूस की जंग का असर पड़ेगा, क्योंकि जो मदद यूएन के द्वारा भेजा जाता है खाने पीने का शरणार्थियों को, अब वो सिर्फ फिलिस्तीनियों को नहीं यूक्रेन को भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों के खान पान में और उनकी मदद में काफ़ी कमी आएगी। भले ही आयरन डोम को भरने के लिए 3-3, 4-4 बिलियन रुपया बुड्ढन सरकार मतलब बाइडेन सरकार दे सकती है इजराइल को, वहीं पर पूरी दुनिया में फसाद फैलाने के लिए यूक्रेन को हर दूसरे दिन करोड़ों के खरबों के हथियार दे रही है। लेकिन जहां फिलिस्तीनियों की बात आती है, फौरन उनका हक मारने के लिए सबसे आगे आ जाता है अमेरिका। बड़ी खबर दोस्तों, एक और आपको बताऊं कि पूरी तरह से खुलकर भारत अब रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जी हां, पूरी तरह से। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब पहली बार आधिकारिक तौर पर जापान ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए भारत से मदद मांगी। सिंपल जबान में समझाता हूं कि मामला क्या था। भारत की सरजमीन से जापान चाह रहा था कि हम अपना जहाज वहां उतारेंगे और भारत से सामान खरीद के, ठीक है, उसमें मदद रखेंगे, कंबल, खाना पीना, मेडिसिन, और फिर वहां से सीधा यूक्रेन मदद पहुंच जाएगी। भारत ने कई दिन इसका इंतजार किया और फिर भारत सरकार ने डिनाई कर दिया। भारत सरकार ने क्लियर कट मना कर दिया कि हम यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए मदद भारत की जमीन से नहीं जाने दे सकते। दोस्तों, इसके बाद जापान ने यूएई को चुना है। अब यूएई में वो अपना मिलिट्री जहाज भेजेगा, वहां से मदद लेगा और वहां से मदद सीधा यूक्रेन के शरणार्थियों को पहुंचाएगा। अब दोस्तों, इस बात से ये बात क्लियर होती है कि भारत ने ऐसा क्यों किया, जबकि भारत तो हमेशा से गरीबों की मदद करने में सबसे आगे रहा है। दोस्तों, भारत ने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने पर रूस नाराज हो सकता था और रूस को जरा सा भी भारत नाराज नहीं करना चाहता है और ये भारत की वफादारी है। वरना 1971 के इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी देश, सब के सब, यहाँ तक कि चीन भी भारत के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए थे और दूसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। हालात काफ़ी नाजुक थे और अमेरिका सबसे ज़्यादा अपने युद्धपोत और सबमरीन को भारत के खिलाफ भेज रहा था। उस वक्त भारत ने, जब वो वर्ल्ड वॉर रूस हारा था, कमज़ोर था, उस वक्त भारत ने रूस से लेटर लिखकर मदद मांगी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मदद मांगी रूस से और रूस ने आंख बंद करके ए से लेकर जेड तक जितनी भी उसके पास बची हुई ताकत थी, सारी की सारी भारत के लिए समुद्र और जमीन और हवा में उतार दी। हालात ऐसे थे कि अमेरिका के फाइटर जेट और अमेरिका के समुद्री जहाज और युद्धपोत भारत के बिल्कुल करीब आ गए थे। खतरनाक युद्धपोत भी नहीं था रूस के पास। सबमरीन की जो रेंज थी, जो रूस के पास थी, वो सिर्फ 300 किलोमीटर थी, ज़्यादा नहीं थी। तो रूस ने भारत की मदद के लिए सबमरीन को सीधा कहाँ भेज दिया? अमेरिका के बिल्कुल करीब। जी हाँ, भारत की मदद के लिए रूस ने कितना बड़ा रिस्क लिया जब वो पूरी तरह से कमज़ोर था। अपनी सबमरीन को अमेरिका के पास भेजकर समुद्र से ऊपर उठा दिया। जब अमेरिका ने देखा कि रूस भारत की मदद के लिए हमारे इतना करीब आ चुका है और सबमरीन तक तैनात है, तो अमेरिका ने फौरन अपनी सबमरीन और युद्धपोत को वापस घुमा लिया और अपने मुल्क वापस बुला लिया। अमेरिका को मुड़ता हुआ देखकर सभी ने, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और तो और चीन ने भी कदम पीछे घसीट लिए। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। दोस्तों, ऐसे में आज के वक्त भारत उस दोस्ती को निभा रहा है। और क्यों ना हो,
क्योंकि रूस ये बात कहता है और कह रहा है कि दुनिया मदद पहुंचा रही है, मदद के नाम पर हथियार पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं भारत भी क्लीन चिट रहना चाहता है कि भाई इल्जाम ही ना आए, हम नाराजगी का मौका ही किसी को ना दें। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दूं, पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है और ये सुसाइड अटैक हुआ है, जिस धमाके में दोस्तों 3 चाइनीज मारे गए, जिसमें 2 चीनी महिलाएं थी और 1 चीनी मेल था, ठीक है, पुरुष। दूसरी तरफ बताया गया कि एक ड्राइवर मारा गया पाकिस्तानी, और गार्ड भी जो मारा गया वो भी पाकिस्तानी मारा गया। इसके अलावा बताया गया है कि 3 से 4 नागरिक मारे गए और घायल भी कई लोग हुए हैं, क्योंकि धमाका काफी खतरनाक था। ये जो धमाका है ये बलोच के फाइटर्स की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है कि बलोच ने ये किया है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि ये धमाका इतना खतरनाक था कि वहाँ आसपास काफ़ी नुकसान हुआ। धमाके की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आ गई है। पहले सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो बीच में महिला आपको नज़र आ रही है, सामने एक ही महिला नज़र आ रही है, कराची यूनिवर्सिटी के गेट पे महिला खड़ी थी। सोचिए, कराची यूनिवर्सिटी गेट पे जैसे ही चाइनीज़ की ये गाड़ी आती है जिसमें चाइनीज़ मौजूद होते हैं, वहाँ पर धमाका कैसा होता है आप देखिए। ये अब उसने रिमोट हाथ में किया और ये बैग जो है ना बैक करेगी, बिल्कुल गाड़ी को बैक करेगी, बैग इस साइड पे करेगी। ये इसने ये किए। हाँ दोस्तों, कराची यूनिवर्सिटी के गेट पे हमला हुआ। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। एक और दूसरे एंगल से मोबाइल से वीडियो बनाया गया है, वो भी आप देख लीजिए। हालांकि ये तब बनाया जब ये हमला हुआ है, उस वक्त ये भी वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि ये धमाका कैसे हुआ है। लोगों को ये लग रहा था कि गाड़ी के अंदर जो गैस है, जो सिलेंडर है, वो फट गया है, लेकिन हकीकत बाद में सामने आई। वो वीडियो भी देख लीजिए। फार्मेसी कैंटीन के सामने बिल्कुल इसकी आवाज़ फार्मेसी डिपार्टमेंट तक आई है, जो कि काफ़ी दूर है। शॉक वेव फील हुई है मुझे, खुद फार्मेसी के अंदर क्लास में बैठा था मैं, मुझे शॉक वेव फील हुई है फार्मेसी के डिपार्टमेंट तक। बहुत खतरनाक धमाका हुआ है। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि गाड़ी के अंदर कोई था कि नहीं। ये कोई हाईएस्ट गाड़ी है, इसके अंदर गैस सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ है, फिलहाल जो पता चल रहा है। बाकी अल्लाह खैर करे। 2 बाइकें भी चल गई हैं यहाँ पर, काफी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। गार्ड जख्मी हुआ है और एक रेंजर्स का एहलकार जख्मी हुआ है। दो हलाक हो चुके हैं भाई, ये एक लड़की की और एक ड्राइवर की मौत हो गई है। ये ड्राइवर जल गया है, सामने ही है। दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं हम पाकिस्तानी भाइयों से कि अब इसकी जिम्मेदारी भी भारत पे न डाल दें और ये ना कह दें कि भारत के रॉ ने किया है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला जिम्मेदारी ले ली है। और जिस महिला ने ये धमाका किया उसकी तस्वीर भी जारी की है और ये बलोच के लड़ाकों ने की है। इस वक्त पाकिस्तान में दर्जनों आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं। टीटीपी से लेकर दर्जनों हैं आतंकवादी ग्रुप जो लगातार पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। अब इस पर दोस्तों चीन काफी भड़क गया है। चीन ने कहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और ये जो घटना हुई है इसकी जांच पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द करे। दोस्तों, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, आप जानते हैं, और ये नारा याद रखिएगा। अब अमेरिका जहां पर क्लाइमेट चेंज की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है और हर चीज़ में निकल के सामने आ जाता है कि देखिए हम दुनिया बदलेंगे, हम इतिहास बदलेंगे, हम फ्यूचर बदलेंगे, हम ये करेंगे। असलियत में यही सबसे बड़ा प्रकृति का दुश्मन है। दोस्तों, जहाँ पर आप अपनी घरवाली, अपनी प्रेमिका के सौंदर्य की तारीफ करते हैं कि तुम्हारा चांद सा मुखड़ा है, चांद सा चेहरा है, अब आपको बताऊं उसी चांद के साथ मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? आपकी प्रेमिका के साथ खिलवाड़ नहीं, खिलवाड़ उसी चांद के साथ कर रहा था अमेरिका। पता है क्या किया है अमेरिका ने? खुलासा हुआ है, हजारों पेजेस की एक जो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिससे ये खुलासा हुआ है, प्रूफ लगा रहा हूं, कि चांद के अंदर सुरंग बनाना चाह रहा था
अमेरिका, सोचिए, आप जो सोच नहीं सकते, अमेरिका वो कब का प्लान करके बैठ चुका था। चांद के अंदर परमाणु से छेद करके सुरंग बनाना चाह रहा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। इतना ही नहीं, यूएफओ के साथ भी प्रोजेक्ट कर रहा था, उस पर रिसर्च कर रहा था और उसका इस्तेमाल किस प्रकार से अपने फायदे के लिए करना है ये भी कर रहा था। दोस्तों, इसके अलावा बता दूं कि एजेंसीज को 1000 कुछ पेजेस की ये सारे प्रूफ मिले हैं, जिसके अंदर इसके सारे ऑपरेशंस लिखे थे कि किस तरह से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके चांद के अंदर छेद करके वो क्या करना चाह रहा था। इस पर और भी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये छुपा हुआ राज सामने अमेरिका का आ गया है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, मैं दोबारा से आने वाला हूँ एक और इंटरनेशनल प्राइम टाइम लेकर आज ही की तारीख में, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।